आवाज क्या पहले आ नहीं रही थी? तो गाइज हमने शेयर कैपिटल तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद आपका टॉपिक है शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं भाई बता दो। अकाउंट्स में बहुत किया है, शेयर 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 शेयर, ये शेयर अलॉट कर दिया, वहां से शेयर आ गया, यहाँ से चला गया, ठीक है। बहुत किया अकाउंट्स के अंदर। क्या होता है शेयर? क्या होता है शेयर? कंपनी का कोई हिस्सा अगर ओन कर रहे हैं आपने, मेरा उसके असेट्स के रिगार्डिंग राइट है जो कंपनी यूज कर रही है, तो असेट्स के रिगार्डिंग मेरे को शेयर होल्डिंग का राइट हो जाएगा। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को इंप्रूव करो, बताओ क्या होता है शेयर। होल्डिंग क्या होती है? होल्डिंग क्या होती है? कैपिटल को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, अच्छा ठीक है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उन स्मॉल पार्ट को शेयर बोलते हैं क्या? ठीक है, मैंने कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो शेयर बन जाएंगे क्या? जैसे मान लो कैपिटल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्विटी और आपकी प्रेफरेंशियल शेयर्स, तो वो क्या खुद में उनकी जो डेफिनेशन है शेयर की उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो रहे हैं क्या? वो सिर्फ दो पार्ट, उनको टोटल करके देखोगे आपने, बेसिकली आपने 1 करोड़ की जो आपकी कैपिटल थी उसको आपने 50-50 लाख के अंदर डिवाइड कर दिया, तो वो दो पार्ट का शेयर है आपके? वो दो पार्ट शेयर है क्या आपके? नहीं, तो देखो शेयर क्या होता है, शेयर होता है आपके कैपिटल को आप जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसको डिवाइड करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? शेयर होगी, ठीक है, शेयर की वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो शेयर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये आपका एक्चुअली कैसा किसका एक्सप्लेनेशन है? ये आपका काउंटिंग बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बट जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर शेयर की डेफिनेशन के अंदर स्टॉक भी आता है, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है पहले बताया था, ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है, स्टॉक ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है। तो मतलब शेयर्स जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर एक शेयर भी आ रहा है और ग्रुप ऑफ शेयर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आ रही हैं, तो शेयर की डेफिनेशन जब भी लिख के आ रहे हो तो आपको स्टॉक भी मेंशन करना है, ठीक है। स्टॉक का मतलब सबको पता है, ग्रुप ऑफ शेयर हो गया। तो अब आपकी शेयर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8(4) के अंदर दी हुई है वो एक बार रीड करते हैं, ठीक है। मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर इन द शेयर कैपिटल मतलब कि आपका जो शेयर कैपिटल है, मतलब जो कैपिटल है उसका कोई एक शेयर, मतलब शेयर मतलब उसका कोई एक हिस्सा, वो हिस्सा क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल शेयर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको शेयर्स बोल देते हैं। बट ये मजा नहीं आया ना डेफिनेशन में, ऐसा लग रहा है कि काम चला दिया। इसके बाद आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे अपने। A share thus represents such proportion of the interest of the shareholding as the amount paid up thereon bears to the total capital payable to the company. It is a measure of interest in the company's assets to which a person holding a share is entitled. ठीक है, आपका अगर आपका कोई भी टाइटल अगर बन रहा है किसी एक असेट के ऊपर या कंपनी कोई भी चीज ओन कर रही है, वो कैसे डिसाइड होगा? वो आपकी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ ओनर की कैटेगरी में, मेंबर की कैटेगरी में, शेयर होल्डर कैटेगरी में आ रहे हो, क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, तो ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कंपनी का कितना पार्ट आपको मिलना चाहिए, या फिर कौन सा असेट आपको मिलना चाहिए, या फिर कितनी वैल्यू का असेट आपको मिलना चाहिए? वो आपकी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे ही डिसाइड होगा, ठीक है। क्लियर है? शेयर्स का मीनिंग समझ आया क्या होता है? शेयर का मीनिंग समझ आया? देखो उसके बाद देखो, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, ये किसने बोला था? ये फेयरवेल जस्टिन ने बोला था, बॉर्डलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बोर्स एंड को लिमिटेड केस के अंदर, ठीक है। इसको अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर बाय अ sum of money and made up for various rights contained in the contract including the right to a sum of money ऑफ अ मोर और लेस अमाउंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि शेयर जो है वो सिर्फ पैसे नहीं है, वो आपका राइट्स है। वो आपका राइट क्या है? जो आप शेयर, आपका जो शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट होता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या शेयर होल्ड करते हो आपको? मिलता है क्या? क्या बोलते हैं उसको? शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं ना उसको, शेयर सर्टिफिकेट बोलता है आपको। शेयर सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? कंपनी करती है इशू। तो बेसिकली कंपनी के साथ आप अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हो तो कंपनी के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो जो शेयर होल्डिंग आपकी जो है किसके बेसिस पता लग रही है? शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पे पता लग रही है, उसके बेसिस पे और आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के बेसिस पे आपके जो भी राइट बनते हैं, वो जो शेयर्स हैं वो उन राइट्स को भी डिनोट करता है कि आपके क्या क्या राइट्स है और कितने क्वांटम है उन राइट्स का। तो सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये आपके राइट्स भी होते हैं, सम ऑफ मनी नहीं होता है सिर्फ, सम ऑफ मनी के साथ में आपके जो राइट्स अटैच्ड हैं वो भी होते हैं शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है।
आपके जो ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन था, लॉ के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आपका बस इसलिए दिया होता है क्योंकि आपको कोई लूपहोल नहीं बनाना। ये आपका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है उसके मीनिंग का, ठीक है। तो इसको भी आप लिख के आओगे जब भी आप शेयर के बारे में लिख के आओगे। केस लॉ याद ना रहे कोई बात नहीं, ऊपर वाली जो सेक्शन के अंदर बात दी है वो लिख दी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ये पॉइंट लिख के आना, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको ये बहुत सही तरीके से बताया भी गया है। क्लियर है? क्लियर है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आपकी क्या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है शेयर्स के साथ में, ये चीज समझ आ गई कॉन्ट्रेक्चुअल कैसे होती है। तो नेचर आपके राइट्स का क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। कहां पढ़ा था, कल पढ़ा था ना हमने कि जो आप मेंबर्स हैं वो अगर कंपनी के साथ टाइप कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसके उसके मेंबर बन रहे हैं, उसकी ओनरशिप ओन कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स और मेंबर ओवरलैपिंग टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है। साइड डिफरेंस क्या है कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर एज अ शेयर होल्डर चला गया, वो मेंबर भी बन गया है, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब कर लिया मेमोरेंडम को, वो भी क्या बन गया, मेंबर बन गया है। क्लियर है? तो स्लाइड सा डिफरेंस होता है। स्लाइड सा डिफरेंस ये होता है कि बस वो टाइमलाइन का डिफरेंस है, जिसका नाम नहीं गया वो मेंबर नहीं है, वो शेयर होल्डर ही है, ठीक है। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है। हाँ, तो अगर आप शेयर होल्डिंग ओन कर रहे हो या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसके साथ में, कंपनी के साथ में, तो आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपकी मिल जाएंगी। किसके बेसिस पे डिसाइड होंगी, वो जो भी आपके आर्टिकल्स मेमोरेंडम और आपका जो लॉ बोल रहा है उसके बेसिस पे आपकी राइट्स डिसाइड होंगे, ठीक है। इसको अपने डिस्कस करेंगे बाद में फर्दर, जब अपने एमओए एओए पढ़ेंगे तब अपने डिस्कस करेंगे वापस से राइट्स को, ठीक है। अब आपके शेयर कैपिटल को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर एंड इक्विटी शेयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई, बता दो एक बार, जो आपको पता है वो बता दो, जो लॉ के अंदर है वो तो मैं बताऊंगा ही। हाँ, एक जना हाथ ऊपर करके, हाँ विशाल बताओ। प्रेफरेंशियल के बाद नहीं होता, नहीं होता, होता है कि नहीं होता? हाँ बताओ पीछे। फिक्स रिटर्न होता है कि नहीं होता? फिक्स रिटर्न होता है, फिक्स होता है क्या हर बार हर केस के अंदर? मजा नहीं आया अभी भी। हाँ बताओ। हाँ, ये थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन था। हाँ बताओ। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, ऐसा राइट्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं। क्या क्या समझा नहीं मैं फिर से। गाइस सुनो एक्सप्लेनेशन, प्रेफरेंस शेयर वालों को अपने वो फिक्स अमाउंट है वो पहले दे देंगे, अच्छा ठीक है। जो रिटेन्ड अर्निंग है मतलब उनको पैसा देने के बाद में जो पैसे बच गए हैं उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। ये आपने आज तक कहां पढ़ा था, अकाउंट्स में पढ़ा था। अब लॉ में जो पढ़ा है वो मैं बता देता हूं। पहली बात, इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर बस ये डिफरेंस है कि प्रेफरेंस वालों को पहले प्रेफरेंस मिलती है, किससे, इक्विटी वालों से, किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या राइट्स अटैच्ड हैं उन शेयर्स के साथ में। वो आपका राइट हो सकता है डिविडेंड का राइट, डिविडेंड मतलब फिक्स रिटर्न का राइट, आपका वाइंडिंग अप का राइट होता है। पर जो वाइंडिंग अप का राइट है ना वो हमेशा सस्टेन करेगा। मे बी आपको डिविडेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपके राइट्स के अंदर वो चीज है कि नहीं है, बट आपका जो वाइंडिंग अप का राइट है ना वो हमेशा हर टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर के साथ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रेफरेंस मिलेगी इनको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अटैच पॉइंट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अब गाइस देखो, इक्विटी के अंदर क्या होता है, इक्विटी के अंदर भी दो टाइप होते हैं, या तो वोटिंग पावर के, जो जनरल वोटिंग पावर के हिसाब से जो शेयर्स डिवाइड होते हैं वो हो जाते हैं, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होते हैं। आपके डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपके जो अलग जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं उनकी कैटेगरी बन गई। फॉर एग्जांपल आपके ना सीरीज बनती है इक्विटी शेयर्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर भी सीरीज बन गई। जैसे मान लो सीरीज ए इक्विटी शेयर्स है। सीरीज ए इक्विटी शेयर्स का मतलब ये है कि आपके जितने शेयर होल्डिंग है, तो टोटल आपकी वोटिंग पावर है उन शेयर्स के बेसिस पे डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गई। डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ए नंबर ऑफ शेयर है, मान लो एक शेयर कोई होल्ड कर रहा है तो उसके पास एक वोट जितना राइट है, इक्विवेलेंट राइट है, ठीक है, और कोई राइट नहीं है, ये है। और आपको पैसे मिल जाएंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर डिविडेंड भी अगर सबको इशू हो रहा है तो आपको इसी प्रोपोर्शन के अंदर इशू हो जाएगा, जो भी आपका टोटल शेयर कैपिटल का पार्ट बन रहा है उसके बेसिस पे, या नंबर ऑफ शेयर जितने आपके पास है उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो बी शेयर्स हैं, सीरीज बी शेयर्स, सीरीज बी के अंदर क्या बोल दिया कि आपको एक शेयर की वोटिंग पावर तो इतनी ही है, उसके अलावा हम आपको एडिशनल राइट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। राइट्स बोलोगे, हाँ राइट्स बोलना सही रहेगा।
राइट्स बोल सकते हो आप, और क्या बोल सकते हो, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, या फिर कुछ एडिशन। राइट्स है तो ऑब्लिगेशंस भी आ रही होंगी, क्या पता ऑब्लिगेशंस भी आ रही हो। आप क्या करते हो ना, उनको डिफरेंशिएट कर देते हो, किसके बेसिस पे, जो आपके नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं उनके बेसिस पे। इसलिए आपकी ना दो कैटेगरी दी गई है, क्या दी गई है, विद वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स होंगे, या फिर विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स के अंदर क्या आ जाता है, डिविडेंड का राइट भी आ सकता है, वोटिंग राइट भी आ सकता है। अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, जो भी आप परमिसिबल लिमिट के अंदर, लॉ के अंदर, या फिर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल के बेसिस पे आप कोई भी राइट एक्स्ट्रा दे सकते हो, वो शायद आप दे दोगे, ठीक है, वो शायद आप दे दोगे, ठीक है, तो वो चीज अलाउड होती है। तो इक्विटी के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। अब आप बोलोगे डिविडेंड वाला पार्ट, इसलिए मैंने बोला प्रेफरेंशियल शेयर्स की परफेक्ट डेफिनेशन यही है कि आपके पास वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रेफरेंस का राइट होता है, क्योंकि डिविडेंड, एक्स्ट्रा डिविडेंड का राइट भी क्या पता इक्विटी वालों के पास हो, एक्स्ट्रा वोटिंग राइट भी क्या पता इक्विटी वालों के पास हो। वो जो डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया है दो कैटेगरीज बना के, ठीक है। तो आपका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रेफरेंस मिलती है किसके टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे, या फिर इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट विद इक्विटी वालों के साथ में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो आपके प्रेफरेंशियल शेयर है, डाउट है कुछ, क्या क्या प्रेफरेंशियल वालों के पास में होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा आपको राइट क्या मिले हुए, ठीक है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर समझो, प्रेफरेंस शेयर समझो क्या होते हैं। हाउएवर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिगार्डिंग कोई राइट्स दिए हुए हैं, देखो एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है इसको, इसका जो लॉ है वो बाद में एक्सप्लेन किया गया है, पहले इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हाउएवर द एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर who are entitled to participate in the proceeds of winding up before the commencement of this act। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो चीजें, 2013 से पहले कंपनीज थी क्या, नहीं थी, 2000 से पहले कंपनीज थी ना, उनके अंदर भी प्रेफरेंस शेयर होंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो थे उस टाइम पे, उनके अगर कुछ राइट्स थे, अगर उनके अगेंस्ट में 2013 वाले एक्ट के अंदर कुछ आ गया था तो वो राइट्स फिर भी एग्जिस्ट करेंगे। 2013 के बाद जो राइट्स आपको दिए गए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग के अंदर, वो राइट्स आपके 2013 या 13 के बाद वाली कंपनीज के रिगार्डिंग है। तो प्रेफरेंस के शेयर होल्डिंग के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में 2013 से पहले वाली कंपनीज के अंदर अगर कोई राइट थे तो वो जो राइट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे फिर भी। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि 13 से पहले के भी कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी जो शेयर होल्ड करके बैठे हुए हों, प्रेफरेंस शेयर हो उनके पास में, तो उनके राइट्स अभी भी इंटैक्ट है 2013 के एक्ट आने के बाद भी, जो पहले उनको राइट्स मिले थे वो, ठीक है। अब देखो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 43 का। सेक्शन 43 के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग डिवाइड कर रखी है, आप शेयर्स के टाइप बता रखे हैं। पहला क्या बताया, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करेंगे हम। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर शेयर्स नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो दोनों कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। उन शेयर्स के लिए वो शेयर लिमिटेड बाय शेयर है, नहीं तो लिमिटेड बाय गारंटी हो गई। पर जो प्योरली गारंटी से जो गवर्न हो रही है उसके अंदर क्या शेयर होल्डिंग इक्विटी और प्रेफरेंस होगी क्या, उसमें नहीं होगी, उसकी आपकी गारंटी है। क्यों, वाइंडिंग अप के टाइम के ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, सबसे पहले ये पॉइंट क्यों दिया गया, सब क्लियर हुआ कि इस आपके शेयर कैपिटल जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसकी बात हो रही है ना। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल जो है उसके अंदर आपके जो शेयर कैपिटल के अंदर जिनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही है उनको क्या बोलते हैं हम, इक्विटी शेयर। ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, जिसके पास बेसिक राइट्स हैं, ठीक है। बट आपको मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, प्रेफरेंस नहीं मिल रही है पर डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होना और प्रेफरेंस होना दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि आपको कोई एक्स्ट्रा राइट्स मिल सकते हैं बट प्रेफरेंस इसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिगार्डिंग देखो क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई है उसके अंदर। विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन दैट द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच कैरीज ऑन एंड वुड अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू, दो तरीके के राइट दिए हुए हैं आपको, एक्स्ट्रा राइट्स मिलेंगे, आपको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे। वो किसके बेसिस पे होंगे, वो नीचे जो दो चीजें दी हुई हैं उनके बेसिस पे होंगे। पहली चीज है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड बताओ किस चीज किस केस के अंदर होता है, किस केस के अंदर डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड किस केस के दिया जाता है, किस पहले तो देते किससे हैं डिविडेंड, प्रॉफिट से देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, तो प्रॉफिट के बिना डिविडेंड दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। अगर मान लो आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे, कैसे दोगे, तो कैसे दोगे, वो आगे ट्रांसफर हो सकते हैं, वो आगे कैरी ऑन हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या पता कैरी फॉरवर्ड कर दो, आपको उस साल जरूरी नहीं है रिक्वायरमेंट हो आपको डिविडेंड देने की।
इसके अंदर एक और केस भी बनता है, देखो जो आपका प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स के अंदर क्या क्या पार्ट बनते हैं, डिविडेंड दे दिया आपने, आपने क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने कुछ रिजर्व्स बना लिए। आपको लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ सकती है, आपने रिजर्व्स बना लेते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट्स को किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना होगा तो यूज करने के लिए रख लेते हैं, अभी उसको ना री इन्वेस्ट करते हैं ना उसको डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं, जो रिक्वायर्ड डिविडेंड थे वो हमने दे दिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इन रिजर्व्स को आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट साल कैरी फॉरवर्ड करोगे, और नेक्स्ट साल अगर मान लो आपके प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लॉस हो रहे हैं, तो आप इसमें से शायद डिविडेंड दे सको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, तो आप पुराने प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकते हो, आप इन फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड करके जो डिविडेंड के जो प्रॉफिट्स मिलने चाहिए थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो आप इन फ्यूचर्स दे सकते हो। ठीक है, आपने ये अकाउंटिंग के अंदर ये चीज कर रखी होगी, शायद ये रिजर्व्स के अंदर से शायद ना दिया हो, बट आपने कैरी फॉरवर्ड करके आगे फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट में से आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड जो पिछले साल मिलना चाहिए था वो शायद दिया हो। किए क्या क्वेश्चन ऐसे किए हुए क्वेश्चन, डिविडेंड वाले क्वेश्चन नहीं किए क्या ऐसे, तो ठीक है कोई बात, तुम्हारे सिलेबस में नहीं होंगे इसलिए नहीं किए होंगे। ठीक है, तो ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये चीज होती भी है। ये क्या हो गया, डिविडेंड का राइट हो गया। अब वो जो डिविडेंड का राइट हो गया वो हो सकता है कि आपकी फिक्स वैल्यू के रिगार्डिंग हो। ठीक है, मान लो एक शेयर के ऊपर आपको 1000 रुपए मिलने हो, आप एक शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको शायद 1000 रुपए मिलने हो, ये अमाउंट फिक्स हो गई। नहीं तो क्या हो सकता है, आपको एक परसेंटेज भी मिल सकती है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 1% जो है वो डिविडेंड में जाएगा, 1% को आप शेयर होल्डिंग में उसके अंदर डिवाइड कर दोगे। तो आपका परसेंटेज बेस भी हो सकता है, आपका वैल्यू बेस भी हो सकता है डिविडेंड का अमाउंट। ठीक है, तो आपका ऐसे नहीं है कि हर बार फिक्स ही होगा अमाउंट, वेरी भी कर सकता है। वेरी किसके ऊपर करेगा, अगर आपका परसेंटेज बेस चल रहा है डिविडेंड तो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है या इक्विटी वालों को मिलता है, या दोनों को साथ में मिलता है, पहले वालों को प्रेफरेंस मिल जाएगी, मतलब प्रेफरेंशियल वालों को क्या मिल जाएगी, प्रेफरेंस मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, उनको प्रेफरेंस उनकी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए मिल रही है। हो सकता है इक्विटी वालों को ज्यादा पैसे मिल रहे हो डिविडेंड के अंदर क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो गए हो। ठीक है, तो हमेशा ये मत मानना ज्यादा पैसे मिलते हैं प्रेफरेंस वालों को, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आपके राइट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको प्रेफरेंस मिल रही है, आपके पास प्रेफरेंस का राइट है, आपके पास ज्यादा अमाउंट गेन करने का राइट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट इसके अंदर, आगे बढ़ा जाए। सेकंड पार्ट क्या है, रीपेमेंट। रीपेमेंट कब होती है, या तो आप छोड़ के जा रहे हो, कंपनी से बाहर निकल रहे हो, या फिर आपकी कंपनी ही बंद हो रही है, उस केस के अंदर रीपेमेंट की बात होती है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो भी अमाउंट बचती है एंड के अंदर, इक्विटी वालों को देने से पहले प्रेफरेंस वालों को अमाउंट उनकी जो होती है वो सेट ऑफ करते हैं, उनको वो अमाउंट मिलती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन की उनके राइट्स उसके रिगार्डिंग क्या थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है केस, जरूरी नहीं है उनको पूरी अमाउंट मिल रही हो, मान लो लास्ट में बच गया 1 लाख रुपए, और टोटल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की जो होल्डिंग थी उसके बेसिस पे क्या आपको समझ आ रहा है कि टोटल 2 लाख की वैल्यू के थे, लाख के इक्विटी थे, लाख के प्रेफरेंस थे, तो जरूरी नहीं है कि जो पहला लाख रुपया है वो प्रेफरेंस वालों को मिल जाएगा। मान लो उनकी प्रेफरेंस भी पार्शियल हो, मान लो जितना भी रात में पैसा बचा उनका 50% अमाउंट उनको पहले मिल जाएगा, उसके बाद सबको बराबर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो 1 लाख था, 1 लाख में से 50,000 रुपए हमने दे दिए, 50,000 रुपए देने के बाद पीछे कितने बचे, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए जो है जितने भी लोग थे उनमें डिवाइड हो गया। तो मतलब हो सकता है इसको प्रेफरेंस वालों को ये 50K मिला हो और इसका हाफ मिला हो। ठीक है, इसका हाफ मिलने का मतलब क्या होता है, मतलब 25,000 उनको मिल गया, टोटल 75,000 मिल गया लाख रुपए, जबकि उनकी वैल्यू कितनी बनती है, लाख रुपए की। तो आपको रिजिड रूल्स नहीं फॉलो करने हैं, जितना आपको बताया गया है उसके हिसाब से आपको चलना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसके अलावा भी हो सकती हैं। हाँ, फिक्स रेट किस चीज का, डिविडेंड इंटरेस्ट इन सबका कोई फिक्स पेमेंट हो सकता है या फिर एक फिक्स अमाउंट हो सकती है। हाँ हाँ, क्या क्या, ये तो प्रॉफिट बाइंडिंग अप के केस की बात हो रही है, जब कंपनी बिक गई, जब कंपनी बिकी, कंपनी बंद हो रही है, उस केस की बात हो रही है, जरूरी नहीं है। गाइस देखो होता क्या है, आपके जब बाइंडिंग अप हो रही है या कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो आपके शेयर होल्डर से पहले किसके राइट होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आपके जो शेयर होल्डर्स है ना उनको लास्ट में पैसे मिलते हैं, तो बेसिकली क्या है, सबसे लास्ट में पैसे किसको मिलेंगे, सबसे लास्ट में पैसे मिलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलेंगे। सेकंड लास्ट में किसमें मिलेंगे, प्रेफरेंस वालों को। इनकी जो प्रेफरेंस है ना वो सिर्फ इक्विटी वालों से है, किसी और से नहीं है। इसके ऊपर आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्सेस पे करने हैं वो, ठीक है, जो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है वो सारी चीजें आपकी पहले पे होंगी।
ये लास्ट में आता है, क्योंकि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर उनको 1 रुपया भी वापस नहीं मिला ना तो भी कोई गलत बात नहीं है। प्रेफरेंस वालों को भी 1 रुपया अगर वापस नहीं मिल रहा तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पहले जो डेट्स हैं वो पहले वो पे होंगे, उसके बाद में इनका नंबर आएगा, फिर लास्ट में इसका नंबर आएगा। प्रेफरेंस उनको मिलती है कि मतलब वो सेकंड लास्ट पे रहते हैं, लास्ट पे नहीं रहते, बस ये प्रेफरेंस है उनके पास, एक्चुअली ये प्रेफरेंस है उनके पास। ठीक है, ऐसे नहीं है कि उनको भरपूर पैसा मिल रहा है, उनको सबसे पहले पे ऑफ भी कर देंगे, वाइंडिंग अप के टाइम में बुलाएंगे उनको, लग से आओ अपना पैसा ले जाओ, उसके बाद बैंक को पे करते रहेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रेफरेंस आपको मिलती है सिर्फ इक्विटी वालों से ऊपर। क्लियर है, समझ आ गया। अब इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज के रिगार्डिंग, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई वेयर द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड। जहां पे आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है कि आप किसी और तरीके से इनको ट्रीट कर सकते हो, एज एन आप चाहो तो बिना प्रेफरेंस के काम चला सकते हो, आप चाहो तो बिना इक्विटी के काम चला सकते हो। ठीक है, बिना इक्विटी के काम से चलता नहीं है, टेक्निकली आपको दोनों कैटेगरी के अंदर एटलीस्ट एक शेयर देना होता है। जो आपका फॉर्म अगर है स्पाइस फॉर्म, उसके अंदर आजकल क्या हो गया कि एक शेयर तो आपको देना ही पड़ेगा दोनों कैटेगरीज के अंदर, पर वो एक शेयर के अगेंस्ट में लाखों शेयर आपने दे रखे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी। बट आपके जो मेमोरेंडम है और आपके जो आर्टिकल्स है उनके अंदर आप एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, आप उसके अंदर कोई राइट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि प्रेफरेंस वालों को सिर्फ डिविडेंड मिलेंगे और उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा इक्विटी वालों के एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये चीज आप कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के अंदर अप्लाई होगा जिनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये चीज स्पेसिफिकली अलाउ कर रहे होंगे। ये अलाउ करने का राइट किसके अंदर दिया गया है, सेक्शन 43 के अंदर दिया हुआ है एज एन एक्सेप्शन। क्लियर है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है भाई, बताओ, पता होगा तुम्हें मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में डिफरेंस भी बता देना, और मेमोरेंडम और आर्टिकल का मतलब भी बता देना एक बार, क्या होता है, क्या होता है बताओ। क्या कंपनी का आउटसाइड रिलेशन, मैंने क्रेडिटर से ₹1,00,000 का सामान ले लिया, आउटसाइड के साथ रिलेशन है, वो गवर्न होगा क्या इससे, क्या गवर्न होगा फिर, क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होंगे, ऑब्जेक्ट गवर्न होंगे। अच्छा, तो एक ऑब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट होते हैं, हाँ बताओ। स्कोप एंड पावर ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू आउटसाइडर्स। ठीक है, इन रिलेशन टू आउटसाइडर्स। क्लियर है तो स्कोप ऑफ कंपनी डिफाइन हो जाता है। स्कोप का मतलब क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है, या आपके जो ओवरऑल राइट्स हैं। ये बेसिकली इसको चार्टर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आपने चार्टर वर्ड पहले पढ़ा था, चार्टर वर्ड क्या था, देखा था कहीं, चार्टर वर्ड पढ़ा था क्या पहले, क्या था चार्टर का मीनिंग, स्पेशल होता है क्या, चार्टर होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, आप देखो कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट होता है। चार्टर डॉक्यूमेंट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है कंपनी का, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं एमओए एंड एओए। ठीक है, एमओए उससे भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर सिर्फ चार्टर डॉक्यूमेंट एक चीज को बोला जा रहा है तो हो सकता है एमओए को ही बोला गया हो। ठीक है, तो ये चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं। चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उससे डील कर रहे हो, चार्टर डॉक्यूमेंट से अगर आप डील कर रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है। तो चार्टर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब जहां पे आपके सबसे मेजर राइट्स दिए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सारे राइट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सारे राइट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं ना, उसके अंदर एक एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके अंदर रह के आप राइट्स बनाओगे, तो सारे राइट्स उसके अंदर नहीं दिए हुए, तभी तो अपने को और लॉज की जरूरत है, सारे उसमें ऑब्लिगेशन नहीं दिए, तभी तो अपने को और लॉ की जरूरत है। वैसे ही क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये एक लिमिटेड चीजों के रिगार्डिंग होता है, बट ये स्कोप डिसाइड करता है। स्कोप किस चीज का डिसाइड करता है कि कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील कैसे करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, वो जो क्लॉजेज होते हैं उनके बेसिस पे अपने देखेंगे कि इसके अंदर आता क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज मैं वैसे बताया था, उसके अंदर होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, वो चीज आपकी लिखी हुई है, उसके अंदर स्कोप लिखा हुआ है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में जब वो बिजनेस कर रही है तो वो क्या क्या चीजें कर सकती है, क्या क्या उसको काम करना अलाउड है। ठीक है, इसके जो कुछ पॉइंटर्स हैं ये इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इनको रीड करोगे आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी मेमोरेंडम के हिसाब से। ठीक है, बट आगे बस आपको पता है मेमोरेंडम होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है,
कोई ऐसा इंसान है जो कि बोल सकता है कि जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? कोई ऐसा इंसान है? अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होता तो सिर्फ अपने ये पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हमें पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें बेटर आइडिया लगेगा। अभी तक जो पढ़ा वो, अभी तक जो मैंने बोला वो समझ आया या उसमें कुछ समझ नहीं आया? वो समझ आ गया, ठीक है। अब एक बार डील करते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। कंपनी के फॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब कंपनी क्या काम करेगी वो ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शंस कैन नॉट गो। मतलब मैक्सिमम आउटर लिमिट बता दी कि इस ब्रैकेट के विद इन आप काम कर सकते हो। मान लो आपने लिख दिया कि आपने जो कंपनी खोली उसके अंदर सिर्फ आप सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाओगे, तो आप इंटर वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। ये क्या आपकी लिमिट सेट हो गई कि आप सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को ही पढ़ाओगे अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया है तो, ठीक है। क्लियर है? उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक प्रिंसिपल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक अपने बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इट एनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विद कंपनी टू नो व्हाट द पावर्स आर एंड व्हाट एक्टिविटीज इट कैन एंगेज इन। कहने का मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर्स है वो क्या कंपनी के लिए आउटसाइडर्स है क्या? आउटसाइड वर्ल्ड का पार्ट है क्या? कंपनी के लिए तो आउटसाइड वर्ल्ड का ही पार्ट है वो। क्यों? क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। वो कंपनी रन नहीं कर रहे, कंपनी रन कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स कर रहे हैं। डायरेक्टर इंटरनल गवर्नेंस के अंदर आते हैं। हाँ, शेयर होल्डर्स के बेसिस पे भी इंटरनल गवर्नेंस होती है, बट उनको भी क्या बोला जाता है कि वो अल्टीमेटली है तो आउटसाइडर। जब कंपनी बिक जाएगी ना तो वो ये कोई छोड़ेगा नहीं कंपनी को अलग से, उसका पैसे वगैरह उठा के ले जाएंगे सारे के सारे, जो उनका हिस्सा बन रहा होगा वो, तो है तो वो आउटसाइडर ही, ठीक है। कंपनी का सगा कौन है? जो कंपनी का इनसाइडर है, ठीक है। कंपनी का इनसाइडर कौन होता है? जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिटर्स तो आउटसाइडर ही है, सबको पता है। क्रेडिटर तो पैसा मांगते हैं जी, जो पैसा मांग रहा है वो तो आउटसाइडर हो गया ना, ठीक है। वो क्या है? आउटसाइडर हो गया, ठीक है। तो इन सब के साथ डील करने के रिगार्डिंग जो राइट्स होते हैं वो आपके कहां दिए होते हैं? ब्रैकेट, जो मेजर ब्रैकेट है वो कहां दिया होता है? आपका मेमोरेंडम के अंदर दिया होता है, ठीक है। और वो बताता है कि इनकी पावर्स क्या है, कंपनी कितने 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 अमाउंट तक या फिर कितनी कैपेसिटी तक इनके साथ डील कर सकती है, ठीक है। वो कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। मेमोरेंडम जो होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। सेक्शन 399 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। सेक्शन 399 के अंदर लिखी हुई है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, का मतलब क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट पब्लिक के पास अवेलेबल होता है। कोई भी आज की डेट में जितनी भी कंपनीज बनी हुई हैं, किसी के भी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो? वो निकाल सकते हो, या तो वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अगर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो एमसीए के पास तो अवेलेबल होगा ही होगा, या फिर आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, उनके पास वो अवेलेबल होगा ही होगा। तो कोई भी इंसान उस डॉक्यूमेंट को उठा के पढ़ सकता है। अब जब इन्होंने ये बोल दिया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये, तो जो भी पर्सन एंगेज हो रहा है कंपनी के साथ में, चाहे वो क्या है? शेयर होल्डर है, चाहे वो क्या है? कोई इंप्लॉई है, चाहे वो क्या है? कोई आउटसाइडर पर्सन है, ठीक है, कोई क्रेडिटर है, या फिर कोई आप जिसके साथ भी बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, कोई ऐसा इंसान है या फिर कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अब पता होना चाहिए कि कंपनी के स्कोप क्या है। क्योंकि कंपनी का है एमओए क्या है? वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब क्या है? ये इजीली पब्लिक के अंदर अवेलेबल है। तो मतलब अगर आप डील कर रहे हो किसके साथ में? कंपनी के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या क्या काम वो कर सकती है, क्या क्या उनको अलाउड है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के साथ में अगर कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस करने से पहले एक बार उसके चार्टर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ो, उसके ऑब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट पढ़ो ही, ऑब्जेक्ट क्लॉज तो एक्चुअली पढ़ो ही, कि वो चीज अलाउ है कि नहीं है कंपनी के अंदर। अगर कंपनी के अंदर वो चीज अलाउड नहीं है तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत आ गई बाद में, तो ना कंपनी आप पे केस कर सकती है, ना आप कंपनी पे केस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो चीज कंपनी के स्कोप से ही बाहर थी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं है आपको बताना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है पता करना कि कंपनी ये चीज फॉलो कर सकती है कि नहीं कर सकती, कंपनी ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो उसके जो मेमोरेंडम है वो क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब कि सबको पता है, वो इन्फॉर्मेशन सबके पास में है, ठीक है। और इसीलिए बाद में कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि उनको पता नहीं था जी कि कंपनी ये चीज कर सकती है कि नहीं कर सकती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता करना, आपकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए उस चीज के अंदर। कंपनी की गलती नहीं है अगर आपने कोई ऐसा काम किया कंपनी के साथ में जो कंपनी नहीं कर सकती थी और बाद में वो चीज फुलफिल नहीं कर पाई कंपनी, कंपनी की गलती बिल्कुल नहीं है उस केस के अंदर, ठीक है। क्लियर है ये चीज? पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब समझ आया? सेक्शन 399 का मतलब समझ आया, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या दिया होता है, शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पज ऑफ विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली वही ऑब्जेक्ट वाली बात हो गई कि जो शेयर होल्डर पैसा दे रहा है या फिर जो क्रेडिटर भी कोई पैसा दे रहा है, तो उसका पैसा किस चीज के रिगार्डिंग यूज होगा, ये चीज उनको पता होती है और पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है?
हाँ, अब देखो, अगर आप मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहे हो जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। ठीक है, आपका एक वर्ड दिया हुआ है, देखो, ULTRAVIRES, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं इसको। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? आप अपने स्कोप से बाहर जाके काम कर रहे हो। ये पूरा एक डॉक्ट्रिन है, इसको आगे भी पढ़ा जाएगा, तो अगर अभी नहीं समझ आ रहा है ये चीज बाद में समझ आ जाएगी, बट इसका प्योरली मीनिंग क्या होता है कि आप अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो जो आपको अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम कर रहे हो तो आप अल्ट्रा वायरस काम कर रहे हो, और वो चीज अलाउड नहीं, वो चीज अलाउड नहीं है। क्लियर है? समझ आया अल्ट्रा वायरस का मीनिंग? एक बार समझ आया, बाद में पूरा डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे हम, बहुत बड़ा, बहुत दो तीन पेज है इसके जो पढ़ने होंगे अपनों को। ठीक है, एक बार बस मीनिंग समझ लो, इतना समझ आ गया? अब देखो, हर इंसान के बस की है क्या कि वो मेमोरेंडम को ड्राफ्ट कर सकता है? देखो, मेरे बस की है, क्योंकि मैं लॉयर हूं और मैंने ये काम किया भी हुआ है। हर लॉयर भी ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, जिसने इसके रिगार्डिंग काम किया वही ये चीज कर सकता है। मैं कर सकता हूं, मेरे को पता है ये चीज। क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो क्या इसके ऑब्जेक्ट्स की या फिर कोई भी चीज की? आपके लिए शायद पॉसिबल हो, शायद ना हो, बट हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि हर इंसान ये चीज नहीं कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग इसीलिए आपका जो कंपनीज एक्ट है उसके शेड्यूल आई के अंदर आपको एक कुछ टेबल्स दिए हुए हैं। उन टेबल्स के अंदर आपके ड्राफ्ट पहले से दिए हुए हैं, किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी ड्राफ्ट दिए हुए हैं, पर अभी हम मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं, तो मेमोरेंडम के ड्राफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 5 टेबल है। हाँ, शेड्यूल आई, टेबल तो ABCD है। ABCD ही है टेबल, शेड्यूल आई है। ठीक है, तो गाइस, तो शेड्यूल दिया हुआ है आपका, आई जो शेड्यूल है उसके अंडर आपके क्या दिए हुए हैं? टेबल्स दिए हुए हैं। और टेबल्स देने का मतलब क्या है? उन टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरेंडम दिए हुए हैं। टेबल ए के अंदर कौन सा मेमोरेंडम दिया हुआ है? उन कंपनीज के रिगार्डिंग मेमोरेंडम दिया हुआ है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो इनको डिवीजन लिमिट, उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, जितनी उनकी लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग डिवीजन दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये लिमिट्स जो हैं इसके बेसिस से ही आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आप डील करोगे, आपको जो पेमेंट्स करनी पड़ेंगी वाइंडिंग अप पे, वो इन्हीं से ही गवर्न होगी। इसीलिए ये चीज कहां दी हुई है? ये चीज आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी हुई है। दूसरा पार्ट क्या दिया टेबल बी के अंदर? क्या दिया हुआ है कि लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी है और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तीसरा क्या दिया हुआ है? सी पार्ट क्या दिया हुआ है? लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल आल्सो, कि गारंटी से भी लिमिटेड कर रही है पर उन्होंने थोड़ी सी शेयर कैपिटल भी दे रखी है, तो मिक्स मेथड से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? हाँ, ये गवर्न किससे हो रही है? मैक्सिमम लायबिलिटी गवर्न किससे हो रही है? लिमिटेड बाय गारंटी से ही हो रही है, शेयर कैपिटल उन्होंने साथ में बस इशू कर दी है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के लिए आपका मेमोरेंडम बनेगा। कोई कंपनी चाह रही है कि वो अनलिमिटेड हो, तो ठीक है भाई, कर लो आप मेमोरेंडम, ये वाला यूज कर लो, या फिर आपको अपना बनाना है तो अपना भी बना लो। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है? अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड आप किससे हो सकते हो? गारंटी से भी हो सकते हो। अनलिमिटेड बाय गारंटी से हो सकते हो, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आपकी लाइबिलिटी कभी आएगी तो वो अनलिमिटेड है, पर आपकी शेयर कैपिटल भी हो सकती है उसके साथ में। शेयर कैपिटल का मतलब आपको पहले कितनी पेमेंट देनी है वो पता लग जाएगा, और बाद में आपकी लाइबिलिटी कितनी है? अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप दिए हुए हैं, 5 टाइप ऑफ मेमोरेंडम दिए हुए हैं। जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट सेम यूज करोगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो चेंज होगा ही होगा। इसके अंदर अब एक एग्जांपल ऐसे मान लो दिया हुआ है, अगर मान लो रेलवे बिजनेस के रिगार्डिंग आपके दिया हुआ, रेलवे बिजनेस छोड़ो, रेलवे बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। आप मान लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग आपका कोई बिजनेस है। अगर अब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको बिजनेस सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो आप चेंज तो करोगे, मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो एक्टिविटी है उसको चेंज किया जा सकता है, और आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप जो काम के लिए कंपनी खोलना चाह रहे हो वो नहीं कर खोल पाओगे, या वो बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। तो ये पांचों टेबल समझ आए? पांचों टेबल समझ आए? इसके अंदर क्या दिया हुआ? ड्राफ्ट दिया हुआ है। क्या ये एक्जैक्टली सेम यूज करना है? नहीं, जितना क्लोज होगा इससे उतना बेटर है, क्योंकि अप्रूव किसने कर रखा है? एमसीए ने अप्रूव कर रखा है। ये किसने अप्रूव कर रखा है? आपके लॉ ने अप्रूव कर रखा है, क्योंकि आपके लॉ के अंदर ही प्रोवाइडेड है। जितना क्लोज होगा उतना बेटर है। आप एडिशनल चीजें ऐड करोगे, जनरली एडिशनल चीजें ऐड होती ही होती हैं, जनरली एडिशनल क्लॉजेस भी आपके ऐड होते हैं, जनरली इनके अंदर आप एडिटिंग करते ही करते हो। ठीक है, बट आप ट्राई यही करते हो कि जितना कम एडिट करना पड़े उतना बेटर है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखो आपके कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम है। अब देखो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम जो है ये आपके इसी सीक्वेंस के अंदर आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई मेमोरी टेक्निक मेरे को नहीं लगता बन सकती थी, तो मैंने एक फालतू सी मेमोरी टेक्निक बना दी है। अगर आपको याद करनी है तो कर लेना, सीधा पॉइंट्स याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है? कोई एक एनरोल्ड सीए फॉर्म कर सकता है? कंपनी एनरोल्ड सीए कर सकता है फॉर्म?
ठीक है, तो एनरोल में से ENROL, मेरे को कोई और वर्ड नहीं समझ आ रहा था तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले बताना है कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम कैसे डिसाइड होगा, आपके कैटेगरी ही टाइप ऑफ कंपनी के बेसिस पर डिसाइड होगा। प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में क्या आएगा, लिमिटेड। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तब क्या आएगा लास्ट में, सेक्शन 8 कंपनी क्या आएगा, नहीं सेक्शन 8 कंपनी नहीं आएगा। आपका नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग उन्होंने क्राइटेरिया दिए हुए हैं। वो क्राइटेरिया क्या दिए हुए हैं, आप नाम के साथ में क्या लगा सकते हो, फाउंडेशन लगा, सॉरी आप फोरम लगा सकते हो, एसोसिएशन लगा सकते हो, फेडरेशन लगा सकते हो, चेंबर लगा सकते हो, कॉन्फेडरेशन लगा सकते हो, काउंसिल लगा सकते हो, इलेक्टोरल ट्रस्ट लगा सकते हो। अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्ट के अंदर फॉल कर रहे हो तो उसके क्राइटेरिया लगेंगे। ठीक है, तो आपके अदर लॉज के रिगार्डिंग और कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग जो आपका अपर ब्रैकेट दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आप अपना नाम डिसाइड करोगे, पर आप लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा सकते हो। 1% जो कंपनी है उसके नाम के अंदर नहीं आप 1% कंपनी लिखते हो, बट आप उसके नाम के नीचे साथ में 1% कंपनी लिखते हो। आप नाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने नाम में नहीं लिखा तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाम में आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या होती है, टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। पर अगर 1% कंपनी है तो आपको नीचे अलग से मेंशन भी करना पड़ेगा, ये प्राइवेट कंपनी तो है पर ये 1% कंपनी भी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हाँ, इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम आप अलाउ करोगे। इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनीज इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्ट जो है उसके विद इन फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक अलग से एक्ट है, उसका बाद में भी मेंशन किया हुआ है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी वो जो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कोई काम कर रही है कंपनी, तो वो क्या कर सकती है, नाम रखते हैं। ट्रस्ट है तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के साथ शायद काम ना कर रहे हो, इसलिए इसको सेक्शन 8 कंपनी की तरह ही रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है गाइस, नेम क्लॉज समझ आया, नेम क्लॉज में कोई दिक्कत। सेकंड क्लॉज क्या दिया हुआ है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। पहले तो आ गया नेम क्लॉज। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूं, आप आंसर जब लिख के आओगे तो इसी सीक्वेंस में लिख के आओगे। आपकी किताब के अंदर पढ़ के आपको शायद ना लगे कि इन क्लॉजेस को सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, बट आपका जो एक्चुअल मेमोरेंडम होते हैं वो इसी सीक्वेंस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है, यही सीक्वेंस याद करना है और इसी सीक्वेंस के अंदर आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है, ऊपर नीचे मत करना प्लीज, ऊपर नीचे करोगे थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं। ट्राई करना ना करने का ऊपर नीचे। क्या हो गया पीछे, अभी क्यों चाहिए तेरे को, कहां जा रहा है, रुक जा रुक जा, कहां कहां, इधर आ इधर आ, कान में बता, ओ सॉरी कान में मत बता, हाँ अब बता। अरे तो बैठ जाना, अभी क्लास के बीच में जा रहे हैं, रुक जा, मेरे बोला कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। कौन सी लाइट आनी चाहिए, ग्रीन, हाँ ठीक है। हाँ तो गाइस सेकंड है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। आपको बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी रजिस्टर्ड ऑफिस की, इसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर भी बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके अलावा और भी ऑफिस है आपके तो वो भी बता सकते हो, पर रजिस्टर्ड ऑफिस तो बताना कंपलसरी है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपका क्या आएगा उसके बाद में, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मैंने बहुत बार बता दिया है क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, आउटर लिमिट आती है जिसके विद इन कंपनी बिजनेस जो है अपना गवर्न करेगी, जो अपने फंक्शंस हैं वो गवर्न करेगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगर मान लो आपका जो नेम है, कंपनी का नेम है, वो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये जनरली अप्लाई होता है सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज की जो क्लॉज होगा उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, उनके मेमोरेंडम के अंदर भी। तो अगर उनका जो स्कोप ऑफ मेमोरेंडम है वो चेंज हो गया, या फिर कोई भी कंपनी का स्कोप ऑफ मेमोरेंडम चेंज हो गया है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, या फिर आपने कोई एडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, अगर उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका जो कंपनी का नेम है वो सही नहीं बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मैं पेपर ट्रस्ट में काम करता हूं, मतलब कंपनी का नाम क्या है, पेपर ट्रस्ट, वैसे XYZ पेपर ट्रस्ट। पेपर ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो ट्रस्ट है वो पेपर बिजनेस के अंदर काम करती है। ठीक है, हो सकता है कोई बिजनेस वैसा हो।
अगर आपने पेपर के साथ में अब पेन में भी काम करना शुरू कर दिया है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेपर एंड पेन ट्रस्ट करना पड़ेगा, नाम को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट कहां होती है, जहां पे नाम से आपका काम डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, अब मान लो आपने पेपर पे काम करना ही बंद कर दिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पेन ट्रस्ट, क्योंकि आपने पेपर वाला काम बंद कर दिया, पेन वाला काम चल रहा है। ठीक है, तो एबीसी पेन ट्रस्ट। अगर इसीलिए ही जो आपके कंपनी का नाम होता है ना, वो जनरली ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग कोई चीज ना लिखे हो। अब टाटा लिमिटेड है, टाटा क्या है, कोई कोई कैटेगरी ऑफ बिजनेस है क्या टाटा, नहीं है ना। अब उस कैटेगरी ऑफ बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आ सकते हैं, क्योंकि आपके नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आप अगर इंक्रीज कर रहे हो अपना स्कोप। अब टाटा पावर हो गया, अब टाटा पावर का मतलब क्या है कि वो पावर बिजनेस के अंदर, ये पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस, उसकी फॉर्मेशन, जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी काम कर सकती है, पर करेगी किसके रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग। अगर वो पावर से ज्यादा अगर कोई अपना स्कोप बढ़ा रही है, मान लो पावर के ज्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, तो पावर एंड मोटर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसीलिए टाटा मोटर सिर्फ कार में डील करती है, टाटा पावर सिर्फ किसमें करती है, पावर में डील करती है। ठीक है, ऐसे क्या है, कंपनीज के जो नाम के अंदर इसके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई चीज मेंशन की होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, आपका स्कोप चेंज हो रहा है, तो आपको हो सकता है नाम भी अपना चेंज करना पड़ सकता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। उसके बाद क्या आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर आप क्या क्या मेंशन करोगे, लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर आप ये बताओगे कंपनी की मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है। कंपनी की मैक्सिमम लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है। उसके लिए आपको शेयर कैपिटल भी बतानी पड़ेगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बतानी पड़ेगी, इशूड सब्सक्राइब भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको बताना भी पड़ेगा कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं और शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट वो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा, जो इनिशियली शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी बनाई थी। ठीक है, मेमोरेंडम के अंदर उनका नाम तो आएगा ही। ठीक है, उसके अलावा आपके बाकी बाकी लोगों के भी नाम आएंगे। देखो देखो इसमें लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपको लिमिटेड बाय शेयर मेंशन करना पड़ेगा, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी मेंशन करना पड़ेगा, अनलिमिटेड है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, या जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब ये जो क्लॉज है ना, ये आपकी लाइबिलिटी बता रहा है, तो आपका सेपरेटली क्या है, कैपिटल क्लॉज भी है। कैपिटल क्लॉज के अंदर भी आप सेम ही चीज बताते हो, बट मोर डिटेल में। यहाँ पे बस आप मेंशन करते हो कि अपर लाइबिलिटी कितनी है, इस इंसान की कितनी है, उस इंसान की कितनी है। यहाँ पे आप डिटेल में सारा स्ट्रक्चर बताते हो, पूरा टेबल बताते हो, या फिर आपको पैराग्राफ फॉर्म में भी आप बता सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, अपनी पूरी कंपनी का जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है ना, उसको डिवाइड करके पूरा बताते हो, पूरा एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, उसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपके 36 लोग अगर शेयर होल्डर्स हैं, तो 36 के 36 की शेयर होल्डिंग, उनके नाम, उनके कितने शेयर होल्डर होते हैं, कौन से टाइप ऑफ, कौन से सीरीज ऑफ शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल क्लॉज समझ आया क्या होता है। कैपिटल क्लॉज के अंदर बेसिकली जो आपके शेयर होल्डर है उनकी डिटेल्स भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत डिटेल्स का मतलब क्या है आपका, जो उनका जो शेयर कैपिटल को ओनरशिप के रिगार्डिंग जो डिटेल जरूरी है मेंशन करना, वो मेंशन आपकी होगी। उसके बाद क्या आता है आपका, हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो आपको मेंशन करना जरूरी है। बस यही है उसके अंदर पॉइंट। उसके अलावा भी अगर आपके कोई ऑफिस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, पर आपको रजिस्टर्ड मेंशन करना मैंडेटरी है। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जिसको आप कम्युनिकेशंस के लिए, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस है उसके रिगार्डिंग यूज करोगे, वो क्या हो गया आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। क्लियर है ये। उसके बाद, हाँ, क्या सुना नहीं, कंपनी का नेम, कंपनी का नेम कर लो जितनी बार भी चेंज, जहां भी जरूरत पड़ रही है। कंपनी का नाम आप चेंज कर सकते हो, आप करते क्यों नहीं हो, रीजन बीइंग देखो गाइस, लॉजिकली मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है उसका जो एम्बिट है वो ब्रॉड रखना चाहिए कि नैरो रखना चाहिए। ब्रॉड क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बार बार चेंज ना करना पड़े। क्योंकि आपका काम क्या है, आपका काम है बिजनेस कंडक्ट करना, आप अपना नाम ही चेंज करते रह जाओगे, बिजनेस कब करोगे। क्योंकि इन सब चीजों के अंदर क्या लगता है, टाइम लगता है, इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, फॉर्म्स है, फाइलिंग करनी पड़ती है, आरओसी को बताना पड़ेगा, आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे उन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, जो भी चलान वगैरह क्रिएट होंगे वो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आपका नाम जहां जरूरत है वहां चेंज करो, और वहीं चेंज करते हैं। ठीक है, और जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करते हो चेंज। क्यों, क्योंकि आप अपने ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, ब्रांड आपका उसका नाम से रिलेटेड हो। अब बार बार नाम ही चेंज करते रहोगे तो ब्रांड ही नहीं बिल्ड होगा, आपकी गुडविल नहीं बिल्ड हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ट्राई करते हो ना चेंज करना पड़े, इसलिए आप ऑब्जेक्ट जो क्लॉज होता है उसको बहुत ब्रॉड रखते हो। ठीक है, ताकि आपको बार बार चेंजेस ना लाने पड़े। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, कोई दिक्कत। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट पॉइंट, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन है क्या।
कंपनी एसोसिएशन है क्या? एसोसिएशन है क्या कंपनी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, उसके अंदर एसोसिएशन वर्ड आता है क्या? आता है। क्यों आता है? यहाँ क्यों आता है? कंपनी की डेफिनेशन के अंदर भी एसोसिएशन वर्ड आता है। क्या एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है, बिजनेस को रन करने के लिए काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो नहीं, बट अपने पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। काम शायद नहीं कर रहे होंगे, वो पैसा तो इन्वेस्ट उस चीज के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। तो एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो जो बिजनेस है उससे रिटर्न कमाना, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इस वजह से जो एसोसिएशन होगी उसके अंदर कौन आएगा? जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं किसको, मेमोरेंडम को, उनके नाम आ जाएंगे। जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, उनकी शेयर कैपिटल आ जाएगी, उनकी डिटेल आ जाएगी, नाम, एड्रेस, प्रूफ, सारी डिटेल। जहां पे डिटेल में आएगा क्लॉज, उनका नाम 2-3 जगह मेंशन है। हमने देखा लाइबिलिटी के अंदर भी मेंशन है, कैपिटल के अंदर भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है। यहाँ सबसे ज्यादा डिटेल में जितनी भी डिटेल्स आप मेंशन कर रिक्वायर्ड है उतनी सारी की सारी डिटेल्स आप मेंशन करोगे। मेंशन क्यों करोगे डिटेल्स? क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हो ये इंसान कौन है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हो सकता है आपका आधार और पैन नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम डिटेल जितनी लिखनी जानी चाहिए आपको आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग वो आपकी लिखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ 1% कंपनी जो होती है, 1% कंपनी के अंदर हमने एक चीज देखा था कि आपको नॉमिनी का नाम भी लिखना पड़ता है। तो इस क्लॉज के अंदर, एसोसिएशन क्लॉज के अंदर आप नॉमिनी का नाम भी लिखते हो कि जस्ट इन केस जो पर्सन 1% कंपनी का जो अभी करंटली जो इकलौता मेंबर है वो अगर मर जाएगा तो फिर कौन आएगा यहाँ पे इसकी जगह पे? तो वो नॉमिनी आएगा। ठीक है, अगर नॉमिनी मर जाए तो नॉमिनी का नाम चेंज करवाना पड़ता है। अगर ओनर से पहले नॉमिनी भी मर सकता है ना, तो उसका ओनर का नाम तो वही रहेगा पर नॉमिनी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, वो उसका नाम आता कहाँ है? उसका नाम यहाँ आता है। इसलिए बोला गया था कि आपको नाम फाइल करना पड़ता है किसके पास में? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, और आप यहाँ पे नाम लिखते हो, इस वजह से आप फाइलिंग के अंदर भी नाम लिखते हो। क्लियर है ये चीज? अब इसके अलावा देखो आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है कि ये प्रॉपरली जो डिस्टिंग्विश होने चाहिए क्लॉजेस, नंबरिंग होनी चाहिए प्रॉपर इसकी। ठीक है, और प्रॉपरली सामने वाले को समझ आने चाहिए। आप इसके अलावा भी क्लॉजेस ऐड कर सकते हो, इनके अंदर एडिशन कर सकते हो। आप सब्ट्रैक्शन इन क्लॉजेस का नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, पर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। ये क्या रिक्वायरमेंट है? ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। आप एडिशनल चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, एडिशनल क्लॉजेस भी आप थोड़े बहुत इसके अंदर ऐड कर सकते हो, पर जनरली कोई करता नहीं है। वो जो क्लॉजेस होते हैं वो ऐड कहाँ होते हैं? वो आर्टिकल्स के अंदर होते हैं ऐड। ठीक है, जनरली जो एक्स्ट्रा क्लॉजेस होते हैं वो आर्टिकल्स के अंदर ऐड करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। अभी इसका जो आपका एक पैराग्राफ है बस ये रीड आउट कर देता हूं मैं, जो बोल्ड के अंदर दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। हाँ, तो इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम subscribe to the memorandum. However, a minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to contract. माइनर के बारे में हमने बोला था कि वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप का पार्ट बन सकता है, पर क्या कंपनी का पार्ट बन सकता है? वो नहीं बन सकता। हमने ये चीज पहले डिस्कस कर ली थी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके बिहाफ पे कोई एडल्ट पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल जो गार्जियन है उस पर्सन का, माइनर का, या फिर गार्जियन या पेरेंट जो भी है, उसके बिहाफ पे अगर वो शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है तो वो कर सकता है। बट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में क्या होगा? वो गार्जियन और पेरेंट का नाम ही जाएगा, माइनर का नाम नहीं जाएगा। माइनर का नाम कहीं नहीं आएगा। ठीक है, मेमोरेंडम के अंदर जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ था रजिस्ट्रार के पास में, उसके अंदर कहीं भी माइनर का नाम नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए अब। हाँ, कैसे बनेगा? तू बता कैसे बनेगा? देखो अब यहाँ पे ग्रे एरिया आ जाता है। माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर माइनर काम तो कर सकता है। काम कर सकता है। डायरेक्टर क्या करते हैं? काम करते हैं। डायरेक्टर क्या करते हैं? काम करते हैं। पर क्या कोई किसी माइनर को डायरेक्टर बनाएगा? लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर लॉ अलाउ कर दे तो ये चीज हो सकती है। अगर मान लो लॉ अलाउ कर देता है ये चीज, तो हो सकती है। लॉ का अलाउ करने का मतलब क्या है? लॉ अगर इसके अगेंस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्या हो गया? पीछे किस चीज की हंसी आ रही है? छुपा छुपा के मुंह हंस रहे हो हैं? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या था? हाँ, 5 मिनट ब्रेक अभी? हाँ, आज तो पढ़ाई बहुत कम की है।
पहले तो वो इतना कहानी बताई थी ना, ब्रेक नहीं मिल रहा है, उठो नहीं, उठो नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पढ़ेंगे उसके बाद ब्रेक है। 2 मिनट में तो आ जाते क्या वापस? अल्ट्रा वायर्स पढ़ेंगे गाइस। अल्ट्रा वायर सिर्फ मेमोरेंडम के रिगार्डिंग भी नहीं होता, लॉ के अंदर और भी यूज होता है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? बियॉन्ड देयर पावर, ठीक है। ये उसके लीगल फेज का क्या मीनिंग दिया हुआ है? लीगल फेज का मीनिंग दिया हुआ है एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स, ठीक है। कोई आपकी लीगल पावर है, लीगल पावर का मतलब क्या होता है? देखो आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, अब वो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। ये आपको शायद पता भी हो कि आपका अकाउंट्स में बताया भी हो, नहीं बताया हो तो मैं आप समझ लो। सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंपनीज के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट। जो चीज कंपनीज एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है वो चीज आप नहीं कर सकते, जो चीज कंपनीज एक्ट के अंदर आपके अलाउड नहीं है वो आप नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले आओ। कंपनीज एक्ट अलाउ कर रहा है तो ही वो चीज पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है? लॉ। लॉ सबसे सुप्रीम होता है, लॉ सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आती है अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसकी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है? आपके कंपनीज के जो रिलेशन है किसके साथ में? थर्ड पार्टीज के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके राइट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स में क्या आता है आपका? जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज आ जाता है, तो वो चीजों को गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट से अलाइन करना चाहिए आपका एमओए। एमओए से, एमओए के बाद क्या आता है आपका? एओए। एओए क्या होता है? इसके इसके नीचे होता है हायरार्की के अंदर, ठीक है। तो एओए किसके बेसिस पे बनता है? सबसे पहले तो एमओए बना किसके बेसिस पे? कंपनीज एक्ट के बेसिस पे। एओए बनेगा आपका किसके बेसिस पे? एमओए के बेसिस पे। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? अब देखो कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आपने काम ऐसा कर दिया कंपनी के किसी पर्सन ने या कंपनी ने या डायरेक्टर ने या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने, जो काम इन तीनों से रिलेटेड नहीं है, वो इनसे इनके स्कोप से बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है कि जो पावर आपको, जो अथॉरिटी आपको दी गई थी, आपने उसके विद इन रह के काम नहीं किया, उसके बाहर जाके काम किया, तो आपने क्या काम किया? अल्ट्रा वायर्स काम किया, ठीक है। तो अल्ट्रा वायर्स के अंदर देखो क्या होता है, आपके जो तीनों चीजें हैं उसमें अलग अलग तरीके से ये प्रिंसिपल गवर्न करता है। अगर आपका कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्या है? ब्रीच ऑफ लॉ है, डायरेक्ट ब्रीच ऑफ लॉ है। तो डायरेक्ट ब्रीच ऑफ लॉ के केस के अंदर क्या होगा? डायरेक्ट ब्रीच ऑफ लॉ के केस के अंदर क्या होगा कि आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है, आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है? केस हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट आपने कोई काम कर दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट काम किया, तो भी अल्ट्रा वायर्स है। ये प्रिंसिपल आया क्यों था? क्योंकि लॉ के ब्रीच की चीज तो सबको पता होती है, मेमोरेंडम का भी ब्रीच हो सकता है, ये प्रिंसिपल अल्ट्रा वायर्स समझाता है, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल जो है वो स्टार्ट कहां से होगा? बेसिकली यहां से होगा, मतलब उसका भी वही है, पर आपका प्रिंसिपल कहां पे बिल्ड हुआ था? आपका प्रिंसिपल यहां बिल्ड हुआ था, ठीक है। तो एमओए के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो भी आप क्या काम कर रहे हो? अल्ट्रा वायर्स काम कर रहे हो। अल्ट्रा वायर्स काम कैसे कर रहे हो? आप मान लो आपको कोई बिजनेस ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रहना था आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लग गए, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया? अल्ट्रा वायर्स काम कर दिया, आप ये काम नहीं कर सकते हो। एओए के अगेंस्ट चले गए तो भी क्या हो गया? अल्ट्रा वायर्स हो गया काम, ठीक है। एओए के बाद में क्या होता है? आपको कुछ चीजों का अप्रूवल चाहिए होता है, जैसे मान लो डायरेक्टर्स की अथॉरिटी है, तो कोई डायरेक्टर के रिगार्डिंग आपने पावर दी थी, ठीक है, उसका भी अगर वायलेशन हुआ है तो भी क्या हो गया है? अल्ट्रा वायरस हो गया है काम, ठीक है। तो आपकी कोई भी अथॉरिटी होती है ना, उसके अगेंस्ट अल्ट्रा वायरस यूज हो सकता है, बट आपका मेजरली यूज किसके रिगार्डिंग होता है? चार्टर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग होता है, ठीक है, या कंपनी की गवर्नेंस के रिगार्डिंग होता है, कंपनी की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग होता है। तो एमओए का अगर बेसिकली वायलेशन हो रहा है, ठीक है, एओए का वायलेशन हो रहा है, डायरेक्टर की अथॉरिटी का वायलेशन है, तो वो अल्ट्रा वायरस, पर इनको डील अलग तरीके से करते हैं। डील अलग तरीके से करते हैं, कहने का मतलब क्या है? मान लो कोई काम डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कर दिया, कोई भी काम मान लो अथॉरिटी से बाहर जाके कर दिया, तो इसको सही किया जा सकता है। जैसे मान लो डायरेक्टर को बोला था कि 1 लाख से ऊपर का तेरे को लोन नहीं लेना खुद से, उसके अलावा परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो उसने 5 लाख का लोन ले लिया, तो उसने अल्ट्रा वायरस काम किया कि नहीं किया? लॉ लीगली अलाउड था, ये इलीगल काम नहीं है। लोन लेना अलाउड है ना, लोन लेना कोई लीगल काम तो नहीं है, काम तो लीगली था, बट उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके किया। उसको 1 लाख रुपए का लोन लेना अलाउड था, उसने 5 लाख का लोन ले लिया। इस केस के अंदर अल्ट्रा वायरस हुआ कि नहीं? पहले तो ये बताओ। अब इस काम का अप्रूवल कौन दे सकता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स एक रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स के काम को अप्रूव कर सकते हैं,
ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया और डायरेक्टर ने जो काम अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके किया था उसको अप्रूव कर दिया, मतलब कि शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दे दिया, बेसिकली कंपनी ने कंसेंट दे दिया कि हाँ कोई बात नहीं, डायरेक्टर को हमने अथॉरिटी नहीं दी थी, उसने बाहर जाके काम किया है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हमने अप्रूव कर दिया है, अब आप इसको सही से कर लेना। ठीक है, 5 लाख की अथॉरिटी नहीं थी पर हमने अब दे दी है, कोई बात नहीं, पुराने काम को हमने रेक्टिफाई कर दिया। आया समझ में? इससे कैसे डील करते हैं? हाँ, अल्टीमेट ओनर कौन है कंपनी का? गाइस तुम्हें मीटिंग्स पता है क्या, क्या क्या मीटिंग्स होती हैं? जनरल मीटिंग होती है, और क्या होती है? जनरल मीटिंग में क्या होता है? क्या होता है? किस चीज के रिगार्डिंग? कौन से डिसीजन? जनरल जनरल डिसीजन कौन से होते हैं? आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस हो सकती हैं जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग के अंदर वो चीजें डिस्कस होती हैं जिन जिन का अप्रूवल आपको शेयर होल्डर से लेना होता है। तो क्या जनरल मीटिंग ही एक तरीका है जिसके बेसिस पे आप शेयर होल्डर से अप्रूवल ले सकते हो? जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक साल के अंदर, पता है किसको? देखो यार ये सब चीजें ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा डीप डाइव नहीं करते हैं इसके अंदर, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जनरल मीटिंग का जो मीनिंग है वो समझ लो, इसके अलावा एक चीज बस ये समझ लो, जनरल मीटिंग के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है? सॉरी, ईजीएम बोल देते हैं उसको, ईओ नहीं लगता है, ईजीएम बोल देते हैं। तो ईजीएम क्या होता है? बेसिकली जहां आपको लीगली रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब जनरल मीटिंग करने की आपको लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट दी है कि आपको कंपलसरीली इतनी जनरल मीटिंग करनी ही है, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? आपका राइट है, आपको अगर कोई काम जल्दी से अप्रूव करवाना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकते हो। आप वही करोगे, नोटिस दोगे, नोटिस देने के बाद लोग कंसेंट देंगे, कंसेंट देने के बाद में वो लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, अपना ई वोट भी दे सकते हैं, ये सारे काम होंगे। उसके बाद में क्या होगा? आपके जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, पास हो गए तो वो रेजोल्यूशन पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन बोल सकता है, वो नॉर्मल रेजोल्यूशन भी हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा? आप बेसिकली कंपनी के काम को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग अथॉरिटी दे रहे हो, किसको? डायरेक्टर्स को। शेयर होल्डर खुद तो काम करता नहीं है, करवाता है काम किससे? डायरेक्टर से, या फिर जो भी ऑफिसर ऑफ कंपनीज होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? शेयर होल्डर अप्रूव करने का काम करते हैं। तो यहां पे भी कोई काम जो आप डायरेक्टर ने करना था उसके लिए अप्रूवल पहले दिया था 1 लाख का, ठीक है, पर उसने 5 लाख वाला काम कर दिया, तो इसका भी अप्रूवल कौन देगा? शेयर होल्डर से अप्रूवल देंगे। कैसे देंगे? अपनी मीटिंग्स के थ्रू, अपने जो रेजोल्यूशन है उनको पास करके देंगे। जनरली इस केस के अंदर क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपकी एक्स्ट्रा मेजोरिटी होती है, मतलब बेसिकली नॉर्मल मेजोरिटी से काम ही चलता है, आपको एक लेयर ऐड कर देती है, आपको ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, 66.7% की मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, या फिर 75% की मेजोरिटी चाहिए होती है कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? आप ना मेजोरिटी का नंबर बढ़ा देते हो स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, समझ आया? ठीक है, तुम्हें पेपर में लिख के नहीं आना है मीनिंग इसका, बट समझने के लिए, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तुम्हारा मेंशन्ड है। ठीक है, मेंशन्ड है तुम्हारा, तो उसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स अप्रूव कर सकते हैं डायरेक्टर्स के काम को। क्लियर है ये चीज? अगर डायरेक्टर ने कोई अल्ट्रा वायरस काम किया है जो कि सिर्फ डायरेक्टर की अथॉरिटी से रिलेटेड था, एओए के अंदर और एमओए के अंदर मेंशन नहीं था, ठीक है, एओए और एमओए के अकॉर्डिंग वो सही है काम, बट अथॉरिटी डायरेक्टर को अलग से नहीं दी गई थी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एओए के एमओए के अंदर बोल रखा है कि आपको लोन लेना अलाउड है, एओए के अंदर बोल रखा है कि आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। डायरेक्टर कितने तक का लोन ले सकता था? 1 लाख का, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टर था, और उसने कितने का लोन ले लिया? 5 लाख का। तो उसने एओए का वायलेशन नहीं किया, उसने एमओए का वायलेशन नहीं किया, पर उसको जो स्पेसिफिकली अथॉरिटी दी गई थी उसका वायलेशन कर दिया। ठीक है, अगर इस काम को अप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपके शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अप्रूव करना, कर सकते हैं, मन करेगा तो करेंगे, उनको सही लग रहा है तो वो करेंगे, उनके हाथ में डिसीजन है, ये उनका राइट है ये। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? नहीं कि हाँ? हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी होगी, अगर वो अलाउ, मतलब उसके साथ टाइमलाइन अलाइन कर रही है तो आप एजीएम में कर दो अप्रूव, नहीं तो आपको ईजीएम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ईजीएम का पॉइंट ही यही होता है कि अगर आपको कोई ऐसा मैटर आ गया जिसके अंदर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, बट शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के जब एक्चुअल जो मीटिंग होनी थी पहले से डिसाइडेड थी, वो बाद में होगी, आप पहले मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो सिर्फ उस मैटर के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, समझ आ गया? अब आपके एओए का वायलेशन हुआ है, अब अल्ट्रा वायरस पीछे चीनी चुप हो जाओ, गुरुवर क्या हो गया? अब एओए का वायलेशन हो रहा है, एओए के अगेंस्ट आप जाके काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एओए के अंदर बोल रखा था कि आपको 1 करोड़ तक का लोन लेना अलाउड है, आपने लोन ले लिया कितने का? 5 करोड़ का। ठीक है, 5 करोड़ का आपने वायलेशन किसका कर दिया? एओए का वायलेशन कर दिया। ठीक है,
ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सारे बहुत टिपिकल बहुत कॉम्प्लेक्स राइट्स दिए होते हैं, ठीक है, तो उनको समझना पड़ता है पढ़ पढ़ के एओए को, बट आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं कि लोन का एग्जांपल, क्योंकि लोन का मतलब सबको पता है। 20 रुपए समझ नहीं रहे क्या जेब में? रुक जा थोड़ी देर, बस होने वाला है टॉपिक, तब तक शांत हो जाओ। हाँ, तो एओए का वायलेशन हुआ। एओए का वायलेशन का मतलब क्या है? आपने एओए को अल्ट्रा वायरस कर दिया, मतलब कोई भी एक्टिविटी कोई भी काम किया था वो अल्ट्रा वायरस था, किसके अगेंस्ट? एओए के अगेंस्ट, ठीक है। तो एओए के अगेंस्ट अगर कोई काम हो रहा है तो क्या उसको सही किया जा सकता है क्या? किसने बोला हाँ? कैसे कैसे? एओए की चेंज कंडीशन चेंज हो सकती है क्या? चेंज कैसे हो सकती है? हो सकती है, अलाउड है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप क्या कर सकते हो? एओए को अमेंड कर सकते हो। एओए को अमेंड करके आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली एओए को अमेंड करके क्या कर सकते हो? चेंज करके एओए के अंदर वो जो काम है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। बट एओए को रेक्टिफाई करने के रिगार्डिंग आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो गवर्न होंगी किससे? आपके लॉ से, और एओए के अंदर अगर आपने एंट्रेंचमेंट का राइट दिया हुआ है उससे। एंट्रेंचमेंट का राइट हमने तब पढ़ेंगे एओए जब हम पढ़ रहे होंगे तब। बस ये मान लो एंट्रेंचमेंट एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है, एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ता है? कुछ पास करना पड़ता है, कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है, या फिर कोई आपको एक्स्ट्रा मेजोरिटी लेनी पड़ती है, ठीक है, जो किससे किससे ऊपर होती है, किससे सुपीरियर होती है? वो होती है स्पेशल रेजोल्यूशन से ऊपर, ठीक है। ये वाला काम जो है वो जनरल रेजोल्यूशन से भी हो सकता है, नॉर्मल रेजोल्यूशन से भी हो सकता है, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी हो सकता है। बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर भी अलाउ कौन करेगा? शेयर होल्डर ही करेंगे अलाउ, ठीक है। बट यहां पे आपको हर केस में एटलीस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ही होता है, एटलीस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट होती है मेजोरिटी की, या फिर कोई एक्स्ट्रा लेयरिंग आपकी ऐड होती है। बस इतना समझ लो। ये काम भी अप्रूव किया जा सकता है अगर वो एमओए को वायलेट नहीं कर रहा, वो एओए के वायलेशन के अंदर ही है। तो एमओए के अगेंस्ट कोई चीज चली गई तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है क्या? चेंज किया जा सकता है क्या? एमओए के अगेंस्ट कोई चीज चलेगी तो किया जा सकता है क्या? अप्रूव किया जा सकता है? मुश्किल है? हाँ या ना? मुश्किल क्या होता है? या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता या हो सकता है? देखो आज के टाइम पे पॉसिबल है, आज के टाइम पे हो सकता है, ठीक है। पर एक्चुअल जो पर्पस था लॉ का यही था कि आप कोई काम का अप्रूवल लाने के लिए क्या नहीं कर सकते हो? आपका कोई काम का अप्रूवल करने के लिए जस्ट बिकॉज कि आपने कोई काम गलत कर दिया उसका अप्रूवल आप नहीं ला सकते हो। बट एक्चुअली इसने सही बोला कि बहुत मुश्किल होता है एओए एमओए को अमेंड करना, बहुत मुश्किल होता है। एमओए को अमेंड करने के लिए आपको हो सकता है एनसीएलटी से परमिशन लेनी हो, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से भी परमिशन लेनी पड़े, आपको हो सकता है एमसीए से भी परमिशन लेनी पड़े। जो काम आपको अलाउड नहीं था उसको अलाउ करने के लिए अगर आपको एमओए चेंज करना पड़ रहा है तो उसका क्राइटेरिया जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आपकी परमिशन है वो कंपनी के विद इन, कंपनी के लोगों से ओवरराइड नहीं हो रही है, आपको बाहर के लोगों से, मतलब कि आपको जुडिशरी से, जुडिशरी का मतलब एनसीएलटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, या फिर आपके एमसीए से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उन्होंने जो बोल दिया वो डिसीजन फाइनल है, आप हर केस में हो सकता है चेंज ना कर सको, इसलिए इसको मुश्किल बोला गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? आपको समझ आया? डॉक्ट्रिन समझ आ गया? अब इसके अंदर एक केस लॉ है वो एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल है वो समझ लेते हैं। तो आपका जो केस लॉ है, मैंने आपको आगे वाला पॉइंट पहले पढ़ा दिया है, जो केस लॉ के बाद में आएगा वो चीज मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो आपका सबसे पहले केस लॉ जो दिया हुआ है वो एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, ठीक है। तो ये इंडिया का केस लॉ नहीं है, फॉरेन केस लॉ है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल सेम इंडिया के अंदर भी अप्लाई होते हैं, तो इसको सबसे पहला इंस्टेंस माना गया था कि जहां पे आपका एमओए के अल्ट्रा वायरस होने का जो केस लॉ था उसके बारे में यहां बताया गया। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को कंपनीज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे कंपनीज के जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तो पहला ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? मेक सेल लैंड एंड हायर रेलवे कैरियज एंड वैगन्स, मतलब ट्रेन का बिजनेस था इनका, रेलवे का बिजनेस था, ठीक है। रेलवे कैरियज और वैगन, वैगन क्या होता है? जो आपका बोगी होती है क्या? वैगन कैरियज होता है, बोगी। वैगन क्या होता है? मतलब आपका जो इंजन वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, रेलवे वैगन उसको बोलते हैं। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग आपको उसको बनाने का, सेल करने का, लैंड करने का और हायर करने का राइट था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स और मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ रहे हो क्या होता है? जो मशीनरी की जो इंजीनियरिंग होती है उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जहां पे मैकेनिक्स के साथ आपको डील करना पड़ता है। और जनरल कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिगार्डिंग आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट से डील कर सकते हो,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो क्या दिया हुआ है, आप परचेज कर सकते हो, लीज कर सकते हो, सेल कर सकते हो एंड वर्क कर सकते हो माइंस के साथ में। माइंस का भी आपने रोल दे दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट कोल टिम्बर एंड मेटल्स। ठीक है, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट थे, मतलब आप ये आपकी कंपनी जो थी ये सारे काम कर सकती थी। ठीक है, अब जो रिची था बेसिकली वो क्या था, वो एक ऐसा पर्सन था जो कंपनी के पास आया कि भाई मुझे लोन दे दो, मुझे फाइनेंस कर दो, मेरे को टिम्बर में काम करना है और रेलवे में काम करना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग देखो, टिम्बर में डील करना अलाउड था। क्या क्या आपको फाइनेंस करना अलाउड था किसी को? अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसके अंदर फाइनेंस करना अलाउड था क्या? नहीं था। तो रिची ने क्या बोला कि ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर टर्म दी हुई है, मैं तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं काम करने आया हूं, ठीक है, मेरे को काम करने दो। कंपनी ने क्या किया, इसके साथ में अगर डील किया है तो वो चीज को अल्ट्रा वायरस बोल दिया गया था और उसके रिगार्डिंग केस हुआ था। कंपनी ने बोल दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे काम, कोई गलती हो गई होगी, कोई दिक्कत आ गई होगी, उसकी वजह से क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया था। ठीक है, तो रिची बोल रहे हैं कि कंपनी की लायबिलिटी है, बट कंपनी क्या बोल रही है, हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये केस है। ठीक है, बेसिकली केस समझ आया। अब वो क्लेम क्या कर रहा है, उसका क्लेम ये है कि वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है उस कैटेगरी के अंदर वो फॉल कर रहा है और जनरल कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करना अलाउड है। फिर कोर्ट ने इंटरप्रेट क्या किया कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। अगर ये चीज दी हुई है तो उसका मतलब क्या है, इन दोनों वर्ड्स को साथ में पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा जाए साथ में? क्योंकि अगर आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर को अलग इंटरप्रेट करोगे, उसका आप ब्रॉडर मीनिंग इंटरप्रेट करोगे, तो आप दुनिया का कोई भी बिजनेस जनरल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर सकते हो, पर वो चीज आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से बोला गया कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर टर्म है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के हिसाब से है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपका कोई काम है या मैकेनिक्स से रिगार्डिंग आपका कोई काम है तो आप किसी जनरल कॉन्ट्रैक्टर से डील करके वो काम करवा सकते हो। सिर्फ उसी केस के रिगार्डिंग ये बात की गई थी। तो उन्होंने बोला कि आपको इन्होंने जो फाइनेंस किया है वो कंपनी की अथॉरिटी से बाहर था, इस वजह से ये काम क्या है, अल्ट्रा वायर्स है। इस वजह से जो आपका केस है वो जो केस है वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, वो केस कंपनी के फेवर में जाएगा। कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है इस केस के अंदर, कंपनी इज फ्री फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रिची। ठीक है, जो कि उसके कंपनी के उसके साथ बिजनेस डीलिंग के बेसिस पे अराइज हुई है। ठीक है, क्लियर है, केस लो समझ आया, कैसे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स काम करता है, ये चीज समझ आई? समझ आई ये चीज? क्लियर है? अब ब्रेक ले लो, आपका 5 मिनट का ब्रेक है।